नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अब तक लैब असिस्टेंट के फिजिक्स के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन चारों ग्राफ में से कौन सा बॉयल्स लॉ का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो हमें पता है कि जब भी बॉयल्स लॉ की बात आती है मतलब ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर अपना टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या हो अपना, कांस्टेंट। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, या फिर क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता था बॉयल्स लॉ की जगह अगर आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा हो इसका मतलब भी एक ही बात है, अपना टेम्परेचर क्या है इस प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं PV = nRT, बॉयल्स लॉ या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान अपना टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई अपनी, कांस्टेंट। क्या हो गई, कांस्टेंट। अगर ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई तो मैं इस पूरे कांस्टेंट को क्या लिख देता हूं, K। क्या लिख देता हूं, K। अगर मैं V को इस साइड भेजूं तो ये बन जाता है अपना K/V। मतलब P और V के बीच में अगर मैं रिलेशन लिखूं तो ये आता है P = 1/V। मतलब इस रिलेशन से हमें ये पता चला कि P और V कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं P की वैल्यू बढ़ाता हूं तो V की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। या फिर अगर मैं V की वैल्यू बढ़ाता हूं तो P की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो अपने को देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं पहले ऑप्शन से। अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं, जैसे जैसे मैं वॉल्यूम में आगे की तरफ बढ़ रहा हूं तो वॉल्यूम अपना क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज। मान लीजिए ये कोई पॉइंट V1 है और ये कोई पॉइंट V2 है। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि ग्राफ में इंक्रीज और डिक्रीज कैसा हो रहा था, आप उसे एक पॉइंट मान सकते हैं। 2 पॉइंट कंसीडर किए और P1 और P2 भी अपन ने 2 पॉइंट कंसीडर किए। आपको सिर्फ सीधी सीधी लाइंस खींचनी है। जब मैं V1 पे हूं तो वॉल्यूम अपना क्या है, इस पॉइंट पे, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं तो वॉल्यूम भी अपना कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है। जब मैं इस पॉइंट पे हूं तो प्रेशर अपना यहां पे है, और जब मैं V2 पे आया तो प्रेशर आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पहले यहां पे था V1 पे और V2 पे जैसे ही पहुंचा तो अपना प्रेशर क्या आ गया, नीचे की तरफ आ गया। मतलब जैसे जैसे अपना वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्या ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जी। अगर ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो अपना ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट। क्या हो गया, करेक्ट। चलिए बी ऑप्शन को देखते हैं। जैसे जैसे P बढ़ रहा है वैसे वैसे V भी अपना इसमें बढ़ रहा है। क्या ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। चलिए इस सी ऑप्शन में देखते हैं। इस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम क्या है अपना, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। तो ये प्रोसेस अपनी क्या हो गई, आइसोक्वेरिक प्रोसेस। तो अपने को आइसोथर्मल देखना है तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत। इस प्रोसेस के दौरान अपना प्रेशर क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो ये कौन सी हो गई अपनी, आइसोबेरिक प्रोसेस। तो ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, गलत। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। ए क्या हो गया अपना करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two samples A and B of a certain gas which are initially at same temperature. इनिशियल इनका टेम्परेचर क्या दे रखा है। क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि एक एक लाइन पढ़ो और जो जो उस लाइन से समझ में आ रहा है उन सब चीजों को अपन एक साइड में लिख लीजिए। तो अपन ने जब पढ़ा 2 सैंपल है A और B ऑफ अ सर्टेन गैस व्हिच आर इनिशियली एट सेम टेम्परेचर। मतलब दोनों का इनिशियल टेम्परेचर क्या है अपना, सेम। क्या है, सेम। तो इसका अगर टेम्परेचर T है, इनिशियल टेम्परेचर T1 मान लेते हैं, तो इसका भी क्या होगा, इनिशियल टेम्परेचर T1। क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर अपन दोनों के क्या दे रखे हैं, सेम। तो दोनों T1 है तो इसको अपन दोनों को क्या कंसीडर कर लेते हैं, T। क्या कंसीडर कर लेंगे, T। टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब प्रेशर भी क्या है अपना दोनों का सेम। इनिशियल प्रेशर क्या है दोनों का सेम। तो प्रेशर को मैं क्या लिख देता हूं, P1 और P1। तो P1 दोनों प्रोसेस के लिए इन दोनों को क्या कंसीडर कर दिया, P। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेशर आर कंप्रेस्ड फ्रॉम वॉल्यूम V to V/2। अब इस गैस को क्या कर दिया है, इनिशियल स्टेट अपने को पता है, टेम्परेचर भी दोनों को क्या है, सेम। तो प्रेशर भी दोनों का क्या है, सेम। अब इस गैस को क्या किया है, कंप्रेस। क्या है, कंप्रेस। तो इनिशियल वॉल्यूम आपको दे रखा है V। क्या दे रखा है, V। इनिशियल वॉल्यूम आपको दे रखा है V, और V से वॉल्यूम कंप्रेस होकर कितना हो जाता है, V/2। कितना हो जाता है, V/2। मतलब पहले अगर V था और बाद में अगर V/2 हो गया, मतलब आपको फाइनल वॉल्यूम कितना दे रखा है, V/2। कितना दे रखा है, V/2।
V/2। चलिए आगे बढ़ते। A इज कंप्रेस आइसोथर्मली। ए जो गैस है, दो गैसेस थी, दोनों को कंप्रेस किया गया, दोनों का वॉल्यूम V से कहां तक लाए, V/2, पर दोनों गैसेस को अलग अलग प्रोसेस से अपन ने क्या किया है, कंप्रेस। क्या क्या है, कंप्रेस। पहली गैस जो थी A, उसको किस प्रोसेस से अपन ने कंप्रेस किया, आइसोथर्मली। कैसे किया है, आइसोथर्मली। और जो दूसरी गैस थी उसको कैसे कंप्रेस किया अपन ने, एडियाबेटिकली। कैसे किया है, एडियाबेटिकली। आपको दोनों प्रोसेस के दौरान फाइनल प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। दोनों प्रोसेस के लिए आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइनल प्रेशर की। और आपको बताना है कि जो फाइनल प्रेशर इसका आया था, इसको मैं बोल देता हूं PA, जो आपका क्या है, फाइनल प्रेशर ऑफ ए गैस। और इसके फाइनल प्रेशर को मैं बोल देता हूं PB, फाइनल प्रेशर ऑफ बी गैस। आपको PA और PB के बीच में रिलेशन निकालना है कि PA ज्यादा होगा या PB ज्यादा होगा। तो चलिए क्वेश्चन को अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ए गैस की बात करते हैं। कौन सी गैस के बारे में, ए गैस के बारे में। तो फॉर गैस ए, फॉर गैस ए, जब हम गैस ए की बात कर रहे हैं तो ये किस मेथड से कंप्रेस की गई है अपनी, आइसोथर्मली। कैसे की गई है, आइसोथर्मली। हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अपना टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। और उसकी इक्वेशन क्या निकल के आती है, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अपन इस इक्वेशन को कैसा लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। सबका इनिशियल प्रेशर क्या है अपना, सेम। क्या है, सेम। तो उसको हमने क्या कंसीडर किया था, P। क्या कंसीडर किया था, P। तो मैं यहाँ पे इनिशियल प्रेशर लिख देता हूं आपका P। इनिशियल में वॉल्यूम कितना था दोनों गैसेस का, V। कितना था, V। फाइनल प्रेशर अपन ए गैस की बात कर रहे हैं, तो फाइनल प्रेशर अपन ने ए गैस का क्या कंसीडर किया था, P ऑफ A। और फाइनल वॉल्यूम, कंप्रेस होने के बाद वॉल्यूम V वॉल्यूम से किस पे गया था, V/2। तो इसको अपन ने लिख दिया V/2। अपने को वैल्यू चाहिए है फाइनल प्रेशर की, किसकी, फाइनल प्रेशर की। तो V से V कट जाएगा, तो P बराबर आ गया PA/2। तो PA को अपन क्या लिख सकते हैं, 2P। क्या लिख सकते हैं, 2P। ये आपके आ गया फाइनल प्रेशर की वैल्यू फॉर गैस A। वैल्यू ऑफ फाइनल प्रेशर फॉर गैस A कितना आया, PA बराबर 2P। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे फॉर गैस B। फॉर गैस B, B गैस को कैसे कंप्रेस किया गया है, एडियाबेटिकली। कैसे कंप्रेस किया गया है, किस प्रोसेस से किया गया है, एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली प्रोसेस की अपने को पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यहाँ पे जो गामा होता है वो आपका हमेशा किससे बड़ा होता है, 1 से बड़ा। किससे बड़ा होता है, 1 से। किससे बड़ा, 1 से। अब हम इस, अगर ये PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। ये सारी थ्योरी चीजें अपन ने इसके पहले वाले वीडियोस में देख रखी है, हम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अपन यहाँ लिख देंगे इस इक्वेशन को, P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। हमें पता है कि इनिशियल में गैस का प्रेशर कितना था, P। कितना था, P। तो हम इनिशियल में P1 की जगह क्या लिख देंगे, P। क्या लिख देंगे, P। इनिशियल में वॉल्यूम कितना था, V। कितना था, V। और पावर गामा है तो क्या लिख दी, गामा। फाइनल में फाइनल प्रेशर पूछा है अपने को एडियाबेटिक का। किसका, एडियाबेटिक का। जो हमने कंसीडर किया था PB। कितना किया था, PB। क्योंकि हमें रिलेशन एट द एंड किसका निकालना है, फाइनल प्रेशर ऑफ गैस A और फाइनल प्रेशर ऑफ गैस B। अपने को पता है कि वॉल्यूम किससे किस में चेंज हुआ था, V से V/2। V से V/2 में। तो फाइनल प्रेशर अपना कितना था, V/2। तो V2 की जगह अपन क्या लिख देंगे, V/2 की पावर गामा। अगर हमें इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो क्या आता है, P V की पावर गामा इक्वल्स टू PV। V, इसको अगर मैं अलग लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं V की पावर गामा अपॉन 2 की पावर गामा। V की पावर गामा और V की पावर गामा आपस में कट जाएंगे, तो अपने पास क्या बचता है, P इक्वल्स टू PB अपॉन 2 की पावर गामा। तो फाइनल प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास,
2 की पावर गामा इंटू पी, 2 की पावर गामा इंटू पी। ये किसका वैल्यू है? फाइनल प्रेशर फॉर गैस बी। हमें पीए और पीबी के बीच का रिलेशन निकालना है, तो मैं लिख लेता हूं पीए की वैल्यू अपने पास आई थी 2p और पीबी की वैल्यू अपने पास आई थी 2 की पावर गामा p। अब देखिए पीए की वैल्यू कितनी है अपनी 2 टाइम्स ऑफ प्रेशर, और यहाँ पे पीबी की वैल्यू क्या है 2 की पावर गामा इंटू में प्रेशर। हमें पता है कि गामा हमेशा 1 से क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल गामा को कितना लेता हूं 2, कितना लेता हूं फॉर एग्जाम्पल गामा को कितना लेता हूं मैं 2, कितना लेता हूं 2, क्योंकि गामा की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी? बड़ी। तो अगर मैं 2 को यहाँ पे पुट करूं तो 2 की पावर 2 इंटू पी, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 इंटू में पी। मतलब जैसे जैसे गामा बढ़ेगा इस पीबी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे ही 2 रखा तो ये क्या आ गया 4p। क्या 4p 2p से ज्यादा होता है? जी बिल्कुल, 4p 2c पे हमेशा ज्यादा होता है। मतलब पीबी की वैल्यू क्या है? ज्यादा। क्या है? ज्यादा। किससे ज्यादा है? पीए से। किससे ज्यादा है? पीए से। मतलब पीबी की वैल्यू क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। अपने को इस रिलेशन से क्या पता चला कि पीबी किससे बड़ा है? पीए से। पीबी किससे बड़ा है? पीए से। चलिए ऑप्शन देखते हैं अपन। तो ऑप्शन अगर मैं देखूं तो यहां पे लिखा है द फाइनल प्रेशर ऑफ ए इज मोर देन डेट ऑफ बी। अपना क्या आया रिलेशन? पीए पीबी, पीबी क्या है? पीए से बड़ा। तो पीए मोर देन डेट ऑफ बी, क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं। क्या पीए पीबी से बड़ा है? जी नहीं है। पीए तो पीबी से छोटा है। इक्वल टू द डेट ऑफ बी, क्या ये दोनों इक्वल है? जी नहीं। तो ये भी गलत और ये भी गलत। लेस देन डेट ऑफ बी, लेस देन डेट ऑफ बी, क्या पीए पीबी से छोटा है? जी। अपना रिलेशन भी यही आ रहा है। अगर क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि वाई गामा को आपको क्या कंसीडर करना है 1, अगर क्वेश्चन में क्या गिवन होता है कि गामा को आपको क्या कंसीडर करना है 1, तो आपका क्या आ जाता है इक्वेशन? इक्वल टू डेट ऑफ बी, मतलब पीए बराबर क्या आ जाता? पीबी। पीए बराबर क्या आ जाता? पीबी। तो आपका बी और सी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका when 20 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ गैस। अब यहां पे सब शब्दों का खेल है। आपको अगर ये पता है कि वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन बाय द गैस, पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, अगर ये आपका थ्योरी क्लिस्टर क्लियर है तो आपका ये क्वेश्चन एक झटके में हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। when 20 जूल ऑफ वर्क, वर्क कितना दे रखा है आपको? 20 जूल। वर्क डन ऑन द गैस, जब भी वर्क डन ऑन द गैस आए फिजिक्स में, वर्क डन ऑन दी गैस हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। क्या आता है? पॉजिटिव। फिजिक्स में हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। सॉरी, हमेशा क्या आता है फिजिक्स में? नेगेटिव। कितना आता है? नेगेटिव। जब वर्क डन बाय द गैस है, जब वर्क डन बाय द गैस, तो फिजिक्स में उसे क्या कंसीडर किया जाता है? पॉजिटिव। क्या किया जाता है? पॉजिटिव। तो ये अपना वर्क डन कैसा है? नेगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है? डन ऑन अ गैस। 40 जूल ऑफ हीट इज रिलीज। हीट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। जब हीट रिलीज होती है तो उसे हम किससे लिखते हैं? नेगेटिव से। किससे लिखते हैं? नेगेटिव से। अगर हीट एब्जॉर्ब आया है तो उसे हम क्या लिखेंगे? तो उसे हम क्या लिखेंगे? हमेशा पॉजिटिव। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हीट रिलीज आया है तो हम इसे क्या लिखेंगे? नेगेटिव, जो कितना है आपका? 40 जूल। कितना है? 40 जूल। अब बात करते हैं, इफ द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, इनिशियल इंटरनल एनर्जी दे रखी है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी दे रखी है अपने को? 70 जूल। कितनी दे रखी है? तो अपने को पूछा क्या है? फाइनल इंटरनल एनर्जी। फाइनल इंटरनल एनर्जी जो कितनी है अपने पास, वो अपने को निकालनी है। तो हमें पता है कि ये क्वेश्चन किसका है? जब भी इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क डन के बीच का रिलेशन आए, जब भी तीनों चीज आए, तो हमेशा अपने को क्वेश्चन कहाँ ले जाना है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। का ले जाना है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहां ले जाना है आपको? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अपने को पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? किसी भी सिस्टम को अगर मैं हीट दूं तो वो उसका यूज किस में करेगा? या तो वर्क डन में या फिर उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। तो हमें बस इसकी वैल्यूज पुट करनी है और अपने पास आंसर आ जाएगा। अपने को पता है कि क्वेश्चन के हिसाब से Q कितना है अपना?
क्वेश्चन के हिसाब से Q कितना है अपना -40, तो Q की जगह मैंने क्या लिख दिया -40 जूल। वर्क डन अपने को पता है कितना दे रखा है -20 जूल। कितना दे रखा है -20 जूल। क्या डेल यू को मैं ऐसा लिख सकता हूं इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इंटरनल एनर्जी इनिशियल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस चेंज इन एनर्जी इनिशियल। तो अपने को किसकी वैल्यू दे रखी है, इनिशियल की दे रखी है 70। कितनी दे रखी है 70। तो मैं अगर इस -20 को इधर लाता हूं तो ये हो जाएगा प्लस का 20। फाइनल अपने को निकालनी है और इनिशियल अपने को दे रखी है 70। कितनी दे रखी है 70। जब इन दोनों को सोल्व करता हूं तो अपने पास आता है -20 जूल माइनस का 70 जूल। जब ये माइनस का 70 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 70। कितना हो जाएगा प्लस का 70। तो ये अपना क्या आ गया फाइनल इंटरनल एनर्जी। जब इन दोनों को सोल्व करते हैं तो अपने पास आंसर कितना आता है 50 जूल। कितना आएगा 50 जूल। तो आपके फाइनल इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी आती है 50 जूल। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका सेकंड ऑप्शन। तो ऑप्शन भी आपका क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। An ideal heat engine operates in a Carnot cycle between 227 degrees Celsius and 127 degrees Celsius. It absorbs 10 to the power 4 joule of heat at higher temperature. The amount of heat covered to the work is. अब हमें पता करना है कि वर्क डन में जो हीट यूज हुई है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो वर्क डन में हीट यूज हुई है उसकी वैल्यू क्या होगी। हमें पता है कि जब हमने हीट इंजन पढ़ा था तो जो Q1 थी, जो सोर्स से निकलने वाली हीट थी, वो पूरी हीट वर्क डन में यूज नहीं होती है। वर्क डन में कौन सी थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट यूज होती है और बाकी की हीट कहाँ जाती है सिंक में। तो Q1 की वैल्यू किसके बराबर आई थी W प्लस Q2। तो W की वैल्यू किसके बराबर होगी Q1 माइनस Q2। अब एक हीट की वैल्यू दे रखी है तो दूसरी हीट की निकालनी है, सीधा सा क्वेश्चन है। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि एक हीट की वैल्यू पता हो और एक हीट की वैल्यू निकालनी हो और टेम्परेचर गिवन हो, सोर्स और सिंक दोनों के टेम्परेचर गिवन हो, तो हमेशा अपने को हीट और टेम्परेचर वाला रिलेशन लिखना है। जो अपना कितना आया था Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू T2 अपॉन T1, जहां T2 क्या है अपना सिंक का टेम्परेचर और T1 क्या है अपना सोर्स का टेम्परेचर। Q1 क्या है अपना जो सोर्स से हीट निकली है वो, और Q2 क्या है अपना सिंक में जो हीट गई है वो, सिंक में जो हीट गई है वो। तो Q1 कहां से निकली है, हमेशा अगर टेम्परेचर में गिवन, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये टेम्परेचर सिंक का है या सोर्स का, तो हमेशा ये याद रखना कि सोर्स से जो हीट निकली है, हीट कब फ्लो होगी, जब हीट फ्लो होती है हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। कहां से कहां तक, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मतलब अगर सोर्स से हीट निकली है और सिंक में गई है, मतलब सोर्स का टेम्परेचर हमेशा क्या होगा ज्यादा और सिंक का टेम्परेचर हमेशा क्या होगा लो, क्या होगा लो। तो यहाँ पे इन दोनों में से हाई टेम्परेचर कौन दिख रहा है 227 डिग्री सेल्सियस, ये हायर टेम्परेचर दिख रहा है। तो सोर्स का टेम्परेचर कितना हो गया अपना, क्योंकि जो हायर टेम्परेचर पे वो हमेशा किसका होगा, सोर्स का टेम्परेचर, किसका होगा सोर्स का, हीट इंजन के लिए। तो सोर्स का टेम्परेचर कितना है 270 डिग्री सेल्सियस, और सिंक जो लोअर टेम्परेचर पे वो कौन है 127 डिग्री सेल्सियस। तो सिंक का टेम्परेचर कितना हो गया 127 डिग्री सेल्सियस। हमेशा टेम्परेचर को आपको डिग्री सेल्सियस से किस में बदलना है, केल्विन में। किस में बदलना है, केल्विन में। आपको सबसे पहले Q1 की वैल्यू दे रखी है शायद, इट एब्जॉर्ब्स जब भी आए तो हीट हमेशा क्या होगी आपकी पॉजिटिव, क्या आएगी पॉजिटिव। 10 to the power 4 जूल ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर। अगर एट हायर टेम्परेचर लिखा हुआ है मतलब हीट कहां से निकली है, सोर्स से। कहां से निकली है, सोर्स से, क्योंकि सोर्स ही अपना किस पे होता है, हायर टेम्परेचर से। और जो सोर्स से निकलती है हीट उसे हम क्या बोलते हैं Q1। क्या बोलते हैं Q1। आपको सिर्फ एक डायग्राम याद रखना है, सोर्स, इंजन, सिंक, यहां से हीट निकली Q1, आधी वर्क डन में गई, थोड़ी वर्क डन में गई और थोड़ी सिंक में गई। तो Q1 कहां से निकला है, सोर्स से, और सोर्स किस पे रहता है हायर टेम्परेचर पे, सिंक किस पे रहता है लोअर टेम्परेचर पे। इंजन से क्या वो निकला वर्क, जो उसने थोड़ा वर्क डन में निकाली हीट। तो बाकी Q1 और Q2 आपको अगर ये डायग्राम याद है तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि Q1 क्या था, Q2 क्या था, T1 क्या था, T2 क्या था, T1 ज्यादा होता है या T2 ज्यादा होता है। ठीक है, अगर ये डायग्राम आपको थ्योरी क्लास का याद है तो आपकी कभी भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है वर्क डन, तो वो होता है अपने पास Q1 माइनस Q2। Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है
10 टू द पावर 4 जूल। कितनी दे रखी है? 10 टू द पावर 4 जूल। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? Q2 की। अगर आपको क्वेश्चन देखते में ये समझ में आ गया कि दे क्या रखा है और पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में और कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं रहती है। तो अपने को Q2 निकालना है और अपने को और चीजें पता है कि टेम्परेचर्स भी गिवन है। तो अपने पास रिलेशन है T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू Q2 अपॉन Q1। सबसे पहले अपने टेम्परेचर को अपन किस में बदलेंगे? डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। एक टेम्परेचर आपको दे रखा है T1 जो दे रखा है आपको 227 डिग्री सेल्सियस। जब इसको आप बदलोगे तो आपको क्या करना है? 273 का क्या कर देना है? ऐड। क्या कर देना है? ऐड। तो ये हो गया 227, तो ये हो गया आपका 500 डिग्री। क्या हो गया? 500 केल्विन। कितना हो गया? 500 केल्विन। अब बात करते हैं T2 की, जो है आपका 127 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको जब केल्विन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400 केल्विन। कितना हो जाएगा? 400 केल्विन। आपको बस इन वैल्यूज को किस में पुट करना है? इसमें। तो T2 की वैल्यू आपकी है 400 केल्विन, T1 की वैल्यू है आपकी 500 केल्विन, Q2 आपको निकालना है। Q1 की वैल्यू दे रखी है आपको 10 की पावर 4। तो 0 से 0 ये कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया, तो ये आया 4 अपॉन 5 Q2 अपॉन 10 टू द पावर 4। जब Q2 की वैल्यू निकालनी है तो 10 की पावर 4 इधर निकाल देते हैं। 10 की पावर 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 5। ये आपको किसकी वैल्यू आ गई? इन जूल। किसकी वैल्यू आ गई? Q2 की। और Q2 की वैल्यू अगर मैं उस वर्क डन के फॉर्मूले में रख दूं, जो क्या थी अपनी W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। Q1 अपने को पता है कितना है? 10 टू द पावर 4 जूल, माइनस Q2 अपना कितना है? 10 टू द पावर 4 इंटू 4/5 जूल। अगर मैं 10 टू द पावर 4 को यहां से कॉमन निकाल देता हूं तो अपने पास कितना बचेगा? 1 माइनस 4 अपॉन 5 इन जूल। एलसीएम लेते हैं, 5 आएगा। एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा? 5। तो 5 माइनस 4 अपॉन में 5 जूल। 5 माइनस 4 हो गया अपना 1, तो ये आ गया अपना 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 5 जूल। इसको फर्दर सोल्व करते हैं हम। 10 की पावर 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 इंटू 10 टू द पावर 3 और डिवाइड बाय अपना क्या है? 5। तो 5 से 10 कट गया 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। जब मैं इसको और फर्दर सोल्व करूं तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 को मैं लिख सकता हूं 1000, और 2 इंटू 1000 होता है अपना 2000, और यूनिट आ गई आपकी जूल। तो आपका वर्क डन कितना निकल के आया? 2000 जूल। मतलब ये जो वर्क डन निकल के आया है, मतलब इतने अमाउंट ऑफ हीट उसने यूज की है वर्क डन में, और यही क्वेश्चन में आपको पूछा गया था। तो अपन ऑप्शन देख लेते हैं। तो अपना ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट। ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट। ऑप्शन ए क्या हो गया अपना? करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ और रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं आर सेम, डिपेंड्स ऑन फ्यूल यूज, डिपेंड्स ऑन प्रेशर, डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। तो अपने को पता है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे रेफ्रिजरेटर हो या फिर हीट इंजन हो, अपना जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये दोनों किस पे डिपेंड कर रही है? एफिशिएंसी सिर्फ डिपेंड कर रही है आपकी टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। तो एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन्स वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर आर ऑलवेज सेम। अगर वो कौन सा भी हीट इंजन हो, अगर वो सेम टेम्परेचर पे वर्क कर रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी हमेशा क्या होगी? सेम। क्या होगी? सेम। क्योंकि हमको पता है कि एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। फ्यूल पे डिपेंड करती नहीं, प्रेशर पे डिपेंड करती नहीं, वॉल्यूम पे डिपेंड करती नहीं। तो ऑप्शन ए क्या हो गया अपना? करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर अ परफेक्ट गैस द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv आर रिलेटेड है। अपन ने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि Cp और Cv के बीच का रिलेशन क्या होता है? Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। Cp माइनस Cv बराबर R। चलिए देख लीजिए कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा गलत। क्या पहला ऑप्शन सही है? नहीं। अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर ऐसा लिख सकता हूं Cp माइनस Cv बराबर R, और यही रिलेशन आपका सेम आ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया? करेक्ट। बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। अगर आपको ये रिलेशन याद है Cp माइनस Cv बराबर R, तो आप ऑप्शन बी सही करके आएंगे। बाकी आप कंफ्यूज हो गए कि Cp बराबर Cv माइनस R था या प्लस R था, तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी
बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Efficiency of a reversible heat engine working between a sink at temperature 30 degree Celsius and source at the temperature 90 degree Celsius। आपको सोर्स का टेम्परेचर दे रखा है जो होता है आपका T1 जो दे रखा है 90 डिग्री सेल्सियस, सिंक का दे रखा है T2 जो होता है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है आपका 30 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या निकालनी है? एफिशिएंसी। क्या निकालनी है? एफिशिएंसी। तो सबसे पहले आपको डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है? टेम्परेचर में। किस में बदलना है? केल्विन में। तो अपन सबसे पहले 90 डिग्री को बदल देते हैं। तो 90 प्लस 273, 90 प्लस 273 ये हो गया आपका 363। और अब 30 को अपन बदल देते हैं। तो 30 को अपन बदलेंगे तो ये हो गया अपना 30 प्लस 273 जो हो गया अपना 303 केल्विन और केल्विन। इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है अपने पास 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 की वैल्यू कितनी है अपनी केल्विन में? 1 माइनस 303 और T1 की कितनी है? 363। इसको फर्दर सोल्व करते हैं अपन, तो एलसीएम आ गया अपना 363, 363 माइनस 303 तो ये आ गया अपना 60 अपॉन 363। फर्दर ये 3 से कट रहा है तो 60 को काटा तो ये आ गया 20, इसको काटा तो ये आ गया 1 2 1। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? करेक्ट। क्या हो गया? करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। A system goes from A to B via two processes, first and second, as shows in figure. If delta U1 and delta U2 are changes in internal energy in the process first and second respectively, then आपको ये प्रोसेस दे रखी है, ये हो गया A, ये हो गया आपका B, ये हो गई फर्स्ट प्रोसेस आपकी और ये हो गई आपकी सेकंड प्रोसेस। दोनों की इंटरनल एनर्जीज दे रखी है डेल्टा U1 और डेल्टा U2। आपको बताना है कि चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जी इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है। तो हमको पता है कि फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस अपनी इंटरनल एनर्जी, पहले तो अपनी इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। कैसा है? कैसे है? स्टेट फंक्शन है, मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। उसे आप किसी भी पाथ से ले जाइए, अगर वो ए से बी के बीच में काम कर रही है तो आप उसे किसी भी पाथ से ले जाइए, आपकी इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? सेम। अगर मैं इसका पाथ ऐसा भी बना देता तो प्रोसेस तो ए से बी के बीच में ही हो रही है, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। तो आप ए से बी में जब प्रोसेस कर रहे हैं तो आप चाहे पाथ कौन सा भी लीजिए, आपकी इंटरनल एनर्जी दोनों प्रोसेस के लिए क्या रहने वाली है? सेम। क्या रहने वाली है? सेम। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन आपका क्या हो गया? सेम। सो इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट विल बी सेम फॉर बोथ प्रोसेस। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। A graph of pressure versus volume for an ideal gas for different process is shown in the figure the OC represent। आपको एक ग्राफ दे रखा है P वर्सेस V में, आपको डिफरेंट प्रोसेस दे रखी है OA, OD, OB और OC। आपको बताना है कि OC जो है वो कौन से चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देख लेते हैं, जब भी इस टाइप का कर्व आए तो आपको पता है कि इस टाइप का कर्व सिर्फ दो प्रोसेस के लिए ही हो सकता है, या तो आइसोथर्मल या फिर एडियाबेटिक, तो आपको बाकी सारे ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए, आइसोकोरिक कट गया और आइसोबेरिक कट गया। तो आपके पास ऑप्शन कौन कौन से बचे? आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। तो आपको सबसे पहले क्या देख लेना है? इनका स्लोप। क्या देख लेना है? स्लोप। अगर एडियाबेटिक का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस
इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए और यहाँ पे भी एक लाइन खींच दीजिए। जिसका एंगल बड़ा दिख रहा है, जिसका थीटा आपको ज्यादा बड़ा दिख रहा है, तो वो थीटा क्या हो गया आपका ज्यादा, और थीटा ज्यादा मतलब स्लोप भी आपका ज्यादा। तो ओसी ग्राफ का आपको स्लोप क्या दिख रहा है, ज्यादा। किससे? ओबी से। किससे? ओबी से। मतलब ओसी प्रोसेस कैसी है आपकी? एडियाबेटिक प्रोसेस। कैसी है? एडियाबेटिक प्रोसेस। कैसी है? एडियाबेटिक। चलिए इस ग्राफ में जो जो मेंशन है उन सब के बारे में बात करते हैं। ओए की बात करूं तो ओए में अपना प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। इस यहां से यहां जाने में प्रेशर की वैल्यू आपकी क्या रह रही है? सेम। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई आपकी? आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सी हो गई? आइसोथर्मल प्रोसेस। इस ओडी प्रोसेस के अंदर आपका वॉल्यूम क्या रह रहा है? कांस्टेंट। तो ये कौन सी हो गई आपकी? आइसोकोरिक प्रोसेस। ओसी की बात अपन ने कर ली है, जो क्या थी? एडियाबेटिक। और ओबी की बात करें तो वो कौन सी बची अपनी? आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सी बची? आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम, इन ए साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द प्रोसेस। चलिए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। हमें पता है कि जब भी साइक्लिक प्रोसेस की बात आती है तो अपने इंटरनल एनर्जी कितनी होती है? जीरो। कितनी होती है? जीरो। इससे पहले वाले ग्राफ में हमने देखा था कि एक प्रोसेस ऐसी जा रही थी और एक प्रोसेस ऐसी आ रही थी। जब मैं इस प्रोसेस की बात करूं तो ये कैसी प्रोसेस है अपनी? क्लॉकवाइज प्रोसेस। कैसी है? मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या आएगी? पॉजिटिव, और इसकी क्या आएगी? नेगेटिव। और दोनों प्रोसेस क्या आएगी? सेम। तो ये आपस में जब प्लस करेंगे तो कितनी आ जाएगी? जीरो। कितनी आ जाएगी? जीरो। तो अपनी इंटरनल एनर्जी क्या होती है फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस? इज जीरो। The internal energy is zero। और हमें पता है अब रिलेशन किसके बीच में पूछा है? वर्क डन और हीट के बीच में। तो हमें जब भी वर्क डन, इंटरनल एनर्जी और हीट के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले अपना दिमाग कहाँ दौड़ना चाहिए? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो क्या बोलता है? बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो क्या बोलता है? Q जितनी हीट दी वो या तो वर्क डन में यूज करेगा या इंटरनल एनर्जी में। साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जीरो। तो Q अपना किसके बराबर आ जाता है? W के बराबर। मतलब वर्क डन और हीट दोनों क्या होंगे? इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? सही, क्योंकि हीट और वर्क डन का फॉर्मूला आपका दोनों क्या हो रहे हैं? इक्वल। क्या हो रहे हैं? इक्वल। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम। चलिए आगे बात करते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the value of sink temperature when efficiency of engine is 100%? आपको बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। 1 माइनस T2 अपॉन T1। अगर एफिशिएंसी अपनी 100% है, कितनी है? 100%। गिवन है कितनी? n इक्वल्स टू 100%। तो मैं n को अगर 100 लिखूं तो 100% का मतलब क्या होता है? परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 100। मतलब ये कट गया। मतलब n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1। कितनी आनी चाहिए? 1। वो कब पॉसिबल है? जब ये दोनों टर्म्स में क्या हो जाए? जीरो। क्या हो जाए? जीरो। तभी ये चीज पॉसिबल है। तो ये टर्म कब जीरो हो सकती है? या तो T1 अपना कितना हो? इनफाइनाइट। तो 1 बाय इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। या फिर T2 अपना कितना हो? जीरो। कितना हो? जीरो। तो T2 अगर जीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी? जीरो। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 1। अगर नीटा 1 है मतलब उस इंजन की एफिशिएंसी कितनी है? 100%। कितनी है? 100%। हमेशा ये याद रखना है कि जब भी एफिशिएंसी 100% दे रखी है मतलब इसका मतलब क्या है? अपना जो n है, एफिशिएंसी n वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी है? 1। कितनी है? 1। जो फॉर्मूले में कैसे पॉसिबल है? अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो ही तो 1 माइनस जीरो इक्वल टू 1 आएगा।
तभी पॉसिबल है। तो T2 अपॉन T1 कब जीरो हो सकते हैं? अगर T1 कितना हो जाए, या तो इनफाइनाइट, इफ T1 इज इनफाइनाइट तो T2 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, जीरो, या फिर इफ T2 इक्वल्स टू जीरो तो जीरो अपॉन T1 कितना हो जाएगा अपना, जीरो। तो T2 कितना है अपना सिंक का टेम्परेचर, T2 क्या है अपना सिंक का टेम्परेचर, और T1 क्या है अपना सोर्स का टेम्परेचर। T1 क्या है अपना सोर्स का टेम्परेचर, अपने को क्या पूछा है, सिंक का टेम्परेचर। तो सिंक का टेम्परेचर जीरो होगा तभी तो n इक्वल्स टू 1 आएगा। तो क्वेश्चन में वापस पढ़ते हैं अपन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिंक टेम्परेचर व्हेन द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज 100%। तो सिंक का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जीरो, तभी वो कितना हो जाएगा 1 माइनस जीरो, तो n कितना आ जाएगा अपने पास 1। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। If gamma equals to 2.5 and final volume is equals to 1/8 times to the initial volume, then pressure P dash is equals to, initial pressure दे रखा है अपने को P और final volume और initial volume के बीच में रिलेशन दे रखा है। तो जब भी गामा, प्रेशर और वॉल्यूम क्वेश्चन में आ जाए तो अपना दिमाग सीधा कहाँ ले जाना है आपको, एडियाबेटिक प्रोसेस की तरफ। कहाँ ले जाना है, एडियाबेटिक प्रोसेस की तरफ, क्योंकि अपने को पता है कि गामा, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन किसमें आता है, अपना एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस अपने को पता है कि रिलेशन क्या होता है, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। अब हमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उन सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ रख देंगे। सबसे पहले अपने को पूछा क्या है, वॉल्यूम, देन द प्रेशर P डैश, जो P डैश यहाँ क्या, अगर इनिशियल प्रेशर P है तो P डैश अपना क्या है, फाइनल प्रेशर। क्या है, फाइनल प्रेशर। तो अपने को किसकी वैल्यू पूछी है, P2 की। किसकी वैल्यू पूछी है, P2 की, जो क्या है अपना फाइनल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा है, P, तो जो जो गिवन है मैं लिख लेता हूं। इनिशियल प्रेशर आपको गिवन है P, फाइनल प्रेशर आपको गिवन है P डैश, फाइनल प्रेशर आपको कितना गिवन है, P डैश। गामा आपको गिवन है 2.5, कितना गिवन है, 2.5। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम के बीच में रिलेशन दे रखा है। फॉर एग्जांपल मैं फाइनल वॉल्यूम को मान लेता हूं V2, या फिर V मान लेते हैं। फाइनल वॉल्यूम को क्या मान लेते हैं, V2, देन द फाइनल वॉल्यूम हम इनिशियल वॉल्यूम को V1 मान लेते हैं। चलिए इनिशियल वॉल्यूम को हम मान लेते हैं V1, और फाइनल वॉल्यूम को हम लिख देते हैं V2। चलिए क्वेश्चन में सब पुट करते हैं। अगर इनिशियल वॉल्यूम अपना V है तो फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन दे रखा है, V2 बराबर कितना दे रखा है अपने को, 1/8 टाइम्स ऑफ V1, 1/8 टाइम्स ऑफ V1। तो ये कितना हो गया, तो V2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1/8 टाइम्स ऑफ V1। तो इनिशियल प्रेशर कितना है अपना P, इनिशियल वॉल्यूम अपना कितना हो गया, V1 लिख लेते हैं इसको। फाइनल प्रेशर अपना कितना है, P डैश। V2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 V1 की पावर गामा। कितना लिख सकते हैं, 1/8 V1 की पावर गामा। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, P डैश की। किसकी चाहिए, P डैश की। तो इसको फर्दर सोल्व करते हैं अपन। तो P V1 की पावर गामा, और इसको अलग अलग करूं तो मैं लिख सकता हूं V1 की पावर गामा अपॉन 8 की पावर गामा इंटू में P डैश। V1 की पावर गामा, V1 की पावर गामा कैंसिल हो गया। इसको फर्दर सोल्व करें तो P बराबर कितना आ गया, P डैश अपॉन 8 की पावर गामा, और गामा की वैल्यू अपने को दे रखी है 2.5। गिवन गामा इक्वल्स टू 2.5। इसको यहां रख लेते हैं, P डैश अपॉन 8 की पावर 2.5। अपने को P डैश की वैल्यू चाहिए, तो 8 की पावर 2.5 इंटू P। क्या ये कोई ऑप्शन में ऐसा कुछ मिलता जुलता दिख रहा है, नहीं। तो इसको और फर्दर सोल्व करते हैं हम। 8 की पावर 2.5 को मैं लिख सकता हूं 25 डिवाइड बाय 10। पॉइंट हटाऊं तो नीचे क्या आ जाएगा, 10, और इसको 5 से काटो तो 5 से कटा 5 टाइम्स और 10 कटा 2 टाइम्स। तो ये आ गया अपने पास 8 की पावर 5/2
इंटू में p। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और ये आ गया आपका 5/2 इंटू में p। क्या इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है आपके पास? जी बिल्कुल। और इसको फर्दर सोल्व करें तो 5 इंटू 3 अपना कितना हो जाएगा 15, तो ये हो गया 2 की पावर 15/2 इंटू में प्रेशर। तो ऑप्शन सी अपना क्या हो गया करेक्ट। P डैश बराबर कितना आ गया P इंटू 2 15/2, तो ऑप्शन सी। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आपका थर्मोडायनेमिक्स का पूरा चैप्टर विद कंसेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स यहाँ खत्म होता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। 11th और 12th दोनों की एक साथ यूट्यूब क्लासेस चल रही है। 12th की क्लासेस हमारे मयूर सर ले रहे हैं और 11th की क्लासेस मैं ले रहा हूँ। आप दोनों क्लासेस एक साथ देख सकते हैं क्योंकि डेली की एक वीडियो अपलोड हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।